सोचिए, सुबह सुबह चाय की टपरी पर 10 रुपए का पेमेंट करना हो, या किसी बड़े मॉल में 10,000 की शॉपिंग। जेब से पर्स निकालने की नौबत शायद ही आती है। बस फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और काम खत्म। यूपीआई ने पैसे देने और लेने के इस तरीके को भारत में इतना आसान बना दिया है कि आज सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक सब जगह बस स्कैनर ही दिखता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस सर्विस का इस्तेमाल हम और आप रोज़ाना मुफ्त में करते हैं, उसे बैकएंड पर चलाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है? और अब अचानक यह खबर क्यों तैर रही है कि 2000 से ऊपर के पेमेंट पर कोई नया चार्ज लग सकता है? क्या वाकई आपके जेब पर खर्च पड़ने वाला है, या फिर पूरी कहानी कुछ और है? आज इसी को समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान में दावा किया कि सरकार यूपीआई पर एमडीआर यानी एक तरह का ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है। उनका कहना था कि भले ही सरकार इसे कारोबारियों से लेने की बात करे, लेकिन आखिर में इस चार्ज का बोझ घूम फिरकर आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दावे को खारिज कर दिया और साफ किया कि ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई शुल्क लिया भी जाता है तो वह मर्चेंट यानी बिजनेस से लिया जाएगा, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल बैंकों और फिटनेस कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किया जा सके। दरअसल लोकसभा में हाल ही में पास हुए ट्रांजैक्शन एंड अदर लॉस अमेंडमेंट बिल 2026 ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10A में कुछ बदलाव किए हैं। पहले कानून के तहत यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड को 0 एमडीआर का सुरक्षा कवच मिला हुआ था, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं लग सकता था। अब सरकार ने कानून में ये लचीलापन शामिल कर लिया है कि वह जरूरत पड़ने पर यह तय कर सकेंगी कि किस तरह के डिजिटल पेमेंट या किस कैटेगरी पर चार्ज लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल में सीधे तौर पर न तो यूपीआई पर चार्ज लगाने का आदेश है और न ही कहीं 2000 की सीमा लिखी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 500 या 1000 का कोई पेमेंट करेंगे और आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे कट जाएंगे। फिर सवाल उठता है कि आखिर 2000 वाली बात आई कहां से? दरअसल राउटर्स जैसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार और बैंकिंग इंडस्ट्री के बीच अलग अलग मॉडल्स पर चर्चा चल रही है। उनमें से एक प्रस्ताव ये भी है कि जिन बिजनेसेस का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, सिर्फ उन पर फोकस किया जाए और 2000 से ऊपर के पेमेंट पर करीब 0.3% से 0.5% तक का एमडीआर लगाया जाए। यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा समझिए, यूपीआई पर होने वाले कुल ट्रांजैक्शन में 2000 से बड़े पेमेंट की संख्या सिर्फ 5% है, लेकिन अगर रुपयों के हिसाब से देखें तो यही 5% ट्रांजैक्शन पूरे यूपीआई के लेन देन का लगभग 65% हिस्सा कवर करते हैं। यानी मंशा गली मोहल्ले की दुकानों या छोटे दुकानदारों पर बोझ डालने की नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर होने वाले भारी भरकम पेमेंट से सिस्टम को चलाने की कुछ लागत निकालने की है। इसे और गहराई से समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि एमडीआर होता क्या है। जब भी आप किसी दुकान पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो दुकानदार को आपके दिए गए पूरे पैसे नहीं मिलते। मान लीजिए आपने 10,000 की शॉपिंग की, तो बैंक और पेमेंट नेटवर्क उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के बदले अपनी फीस काट लेते हैं, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। क्रेडिट कार्ड पर आमतौर पर 1.5% से 3% तक एमडीआर लगता है, जबकि यूपीआई और रुपे कार्ड पर जनवरी 2020 से सरकार ने इसे पूरी तरह ज़ीरो कर दिया है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया था ताकि देश में कैश का इस्तेमाल कम हो, छोटे से छोटा व्यापारी भी अपने काउंटर पर क्यूआर कोड लगाए और आम जनता को बिना किसी झंझट के डिजिटल पेमेंट करने की आदत पड़े। लेकिन अब समस्या ये है कि यूपीआई बहुत बड़ा हो चुका है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2026 में यूपीआई के जरिए करीब 23.66 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 29.88 लाख करोड़ रुपए थी।
इतने विशालकाय नेटवर्क को 24 घंटे बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए विशाल सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, फ्रॉड रोकने के लिए एडवांस साइबर सिक्योरिटी और बैंकों की प्रोसेसिंग कॉस्ट की ज़रूरत होती है। सरल भाषा में कहें तो यूपीआई आपके और मेरे लिए फ्री ज़रूर है, लेकिन यूपीआई को चलाए रखना मुफ्त नहीं है। जैसे जैसे लोग ज़्यादा पेमेंट्स करेंगे वैसे वैसे इसके बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ेगा और उसमें नया निवेश करना ही पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर एक और पहलू चर्चा में है, जहां यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस कदम के पीछे किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। जब से भारत में यूपीआई और रुपे का बोलबाला हुआ है, तब से वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कार्ड कंपनियों के बिजनेस पर बड़ा असर पड़ा है। जीरो फीस मॉडल की वजह से भारतीय बाजार में अमेरिकी कार्ड नेटवर्क पीछे छूटते दिख रहे हैं और अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। हालांकि यह मान लेना कि सरकार सिर्फ विदेशी कंपनियों को खुश करने के लिए ऐसा कह रही है तो पूरी तरह सही नहीं होगा। कारण ये कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने खुद कहा था कि सरकार यूपीआई को चलाने के लिए जो मदद देती है वह इसकी कुल लागत का बहुत छोटा हिस्सा है। इसलिए एक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल बनाना बेहद जरूरी है। अब इस संकट से निपटने के मुख्य रूप से 2-3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता ये है कि यूपीआई को सड़कों या नेशनल हाईवे की तरह एक सार्वजनिक संपत्ति माना जाए, जिसका पूरा खर्च सरकार अपने खजाने से उठाए। इससे यह जनता के लिए हमेशा फ्री रहेगा, लेकिन सरकारी खजाने पर बोझ लगातार बढ़ता जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि बड़े कारोबारियों में से मामूली चार्ज लिया जाए ताकि सिस्टम को चलाने के लिए पैसा मिल जाए। हालांकि इसमें यह डर हमेशा बना रहेगा कि बड़े व्यापारी उस चार्ज की भरपाई करने के लिए प्रोडक्ट्स के दाम थोड़े बढ़ा देंगे, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से बोझ ग्राहक पर ही आएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर का भी यही मानना है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने का खर्च तो आता ही है, अब यह खर्च सरकार उठाएगी या बिजनेस इस पर अंतिम सहमति बनाना बाकी है। भारत में डिजिटल पेमेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ 10 के समोसे से लेकर लाखों की खरीदारी तक सब कुछ बिना किसी झिझक के स्कैन करके पे कर दिया जाता है। अगर एमडीआर लागू करने में थोड़ी सी भी चूक हुई या गलती से भी छोटे दुकानदारों पर इसका असर पड़ा तो इतने सालों में बनी डिजिटल आदत को झटका लग सकता है और लोग दोबारा नकद की तरफ लौट सकते हैं। दूसरी तरफ अगर सिस्टम में पैसा नहीं आया तो सर्वर डाउन होने की समस्याएं बढ़ेंगी और फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं। इसलिए असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यूपीआई पर चार्ज लगेगा या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि भारत की इस ऐतिहासिक डिजिटल क्रांति को आगे चालू रखने का बिल आखिर कौन भरेगा। क्या सरकार को इसे जनता की सुविधा मानकर अपने बजट से संभालना चाहिए या फिर जिन बड़े कॉरपोरेट्स को इस नेटवर्क से अरबों का बिजनेस मिल रहा है उन्हें इसके रखरखाव में योगदान देना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी और मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह। धन्यवाद।